बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों को मैं स्पर्श भाग 2 का पद्य खंड का पाठ 8 कर चले हम फिदा कैफ़ी आज़मी द्वारा रचित इस पाठ को मैं आपको पढ़ाऊंगी। यद्यपि आपने इस गाने को भी सुना होगा बहुत अच्छे से, और ये गीत है जिसको सुनने के बाद पूरी नस नस में उत्तेजना भर जाती है। ये ऐसा गीत है कर चले हम फिदा कि आप सुनेंगे तो सुनते ही रहेंगे, तो ऐसी इच्छा मन में जगती है। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि कर चले हम फिदा नामक ये जो पाठ है वास्तव में हकीकत एक फिल्म थी, उसी फिल्म के लिए ये लिखा गया था। यह फिल्म जो थी जिसकी की पृष्ठभूमि युद्ध की पृष्ठभूमि थी, जिसमें सैनिकों के हृदय से ये आवाज़ निकली थी कर चले हम फिदा। तो उसी दृश्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। उसी दृश्य का वर्णन कि जब वहाँ के देशवासी जो रहते हैं वो सोचते हैं, वो समझते हैं कि ये सारा जो जीवन है देश के लिए बना है, उसी चीज़ पर ये आधारित है। कैफ़ी आज़मी ने तो इस गीत को हकीकत के लिए लिखा था, लेकिन यहाँ आपको पढ़ने को मिला है तो आपको बड़ा हृदय को छू जाने वाला भाव इसमें मिलेगा। आप अपने हृदय में इसको अनुभव कर सकते हैं। वास्तव में ये युद्ध की जो इसकी पृष्ठभूमि है वो भारत चीन युद्ध पर आधारित है। देश को आज़ादी मिलने के कुछ समय पहले ही भारत को कमज़ोर जानकर 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। इस युद्ध में भारतीय वीरों ने अपना बलिदान देकर देश की रक्षा की। युद्ध की इस पृष्ठभूमि को आधार बनाकर ही फिल्मकार चेतन आनंद ने हकीकत नाम की फिल्म बनाई, जिसमें भारत चीन के युद्ध को वास्तविक रूप में दिखाते हुए दर्शकों के सामने पेश किया। चेतन आनंद ने इस युद्ध को पर्दे पर जीवंत रूप में प्रस्तुत किया और उसी फिल्म में ये हकीकत फिल्म में ये गीत गाया गया, जो गीत कैफ़ी आज़मी द्वारा रचित है। तो ये आपको अत्यधिक प्रभावित लगेगा, प्रभावशाली है ये गीत। इसके एक एक शब्द हृदय को छू जाने वाले हैं, देशभक्ति की भावना को जागृत कर देते हैं। रण क्षेत्र में शत्रुओं से लोहा लेने वाले जो सैनिक होते हैं, देशवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, जब युद्ध होता है तो मरने वालों की संख्या गिन नहीं सकते हम, कि और जो उस क्षेत्र से युद्ध क्षेत्र से जाता है वो ये सोचता है कि मैंने जिस अधूरे काम को छोड़ा है, मेरे पीछे आने वाला मेरा साथी उस काम को अवश्य पूरा करेगा। इसी भावना को उसमें दिखाने की कोशिश की है कि देश की आन बान शान के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी जो दी है, देश की शान कभी झुकने नहीं देंगे। देश की रक्षा की भावना उनके मन में अंत तक बलवती बनी रहे। उनका मानना है कि जीने के अवसर तो बहुत मिलते हैं, पर देश के नाम कुछ देने का अवसर कम मिलता है। तो अगर ये अवसर मिला है तो हमें अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी देश की रक्षा का कार्य करना चाहिए। तो इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत है ये कविता कर चले हम फिदा। शब्द को पढ़ते ही मन में एक ऐसा भाव आता है कि जैसे हम किसी युद्ध क्षेत्र में खड़े हों, हमारे सैनिक, हमारे वीर सिपाही उस युद्ध क्षेत्र में
प्राणों की बलि देकर भारत माता की रक्षा कर रहे हों और उनके ही मुंह से ये पंक्तियां निकल रही हों। तो मैंने अभी आपको इस कविता का भाव समझाने की कोशिश की कि आप इस कविता में कहे गए भावों को पहले समझ लीजिए, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ लीजिए, क्या है ये, आप इसको याद रखिए। कभी कभी प्रश्नों में डाल दिया जाता है 1 नंबर के कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो 1962 का भारत चीन युद्ध ही इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और ये भी पूछा जा सकता है कि यह गीत किसके द्वारा रचित है, तो कैफी आज़मी आपके सामने ही लिखा हुआ है। और किस फिल्म का है, फिल्म किसकी थी, तो ये सारी तीनों चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ कविता की पंक्तियों की ओर, भावार्थ की ओर, उसके शब्दार्थ की ओर, उसके सौंदर्य के लिए मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए कविता का पठन पाठन किया जाए। आप भी तैयार हो जाइए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये हमारा इस कविता का पहला अनुच्छेद है। फिदा शब्द का मतलब होता है न्यौछावर करना, बलिदान देना। तुम्हारे हवाले मतलब तुम्हारे सहारे, सौंपना, भरोसा। नब्ज कहते हैं नाड़ी को, और तुम्हारे हवाले वतन साथियों, नब्ज नाड़ी को कहते हैं, और बांकपन तेजी को कहते हैं, जोश को कहते हैं, तेजी या जोश, बांकपन। तो मैं अब इसके अर्थ पर आती हूँ और आपको अर्थ समझाती हूँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो दृश्य कौन सा है कि सीमा पर शत्रुओं से मुकाबला करते हुए कुछ सैनिक घायल हो गए, कुछ को अपनी मृत्यु निकट दिखाई दे रही है और उन्हें ये लग रहा है कि हमारा काम तो अभी पूरा हुआ नहीं है। उनकी जो अंतिम इच्छा भारत विजय की है वो अभी पूरी हुई नहीं है। तो वे देशवासियों से अपनी अंतिम इच्छा की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं कि हे देशवासियों, अब देश की जिम्मेदारी और भार हम तुम पर छोड़ के जा रहे हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कि हम तो इस युद्ध क्षेत्र को छोड़कर अब जा रहे हैं। अब ये देश, इस देश का भार किसके सहारे है? तुम्हारे। तुम्हारे मतलब अपने पीछे आने वाले साथियों को संबोधित किया है, सैनिकों ने। मृत्यु के कगार पे पहुंचे हुए सैनिकों के मुख की आवाज़ है उन सैनिकों के लिए जिसके ऊपर भारत की आज़ादी की का भार सौंपकर वो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। तो उसने कहा मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन अभी ये काम अधूरा रह गया है, इसे तुम्हें पूरा करना है। इसलिए उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। अब उन्होंने कहा आगे कि अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। हमने तो अपने जीते जी शत्रुओं का मुकाबला खूब डट के किया और अब हमारी सांसें जो हैं रुकने लगी हैं। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ खून जमा देने वाली, रक्त जमा देने वाली ठंड पड़ती है, ऐसी जगहों पे रहकर हमारे सैनिक हमारी रक्षा करते हैं और हम इसलिए घरों में चैन से सोते हैं। आपने बहुत बार ये चीज़ें सुनी होंगी
तो वही वो कह रहा है कि अब तो हमारी सांसें रुकने लगी हैं, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, और जो ठंड के कारण नाड़ियाँ भी जो हैं वो अब जमने लगी हैं, यानी कि सैनिक अब बिल्कुल मृत्यु के कगार पर नज़दीक आ गया है। तो सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। फिर क्या करें, लेकिन अंदर का जो जोश है, उस जोश को हम लोगों ने रुकने नहीं दिया है। हम प्रतिपल, हर क्षण, निरंतर भारत की रक्षा के लिए आगे ही बढ़ते रहेंगे। जब तक हमारे शरीर की एक भी सांस बकाया रहेगी, शरीर के भीतर रक्त की एक बूंद रहेगी, सैनिकों की इच्छा होती है कि हम अपने कदम को कभी भी पीछे नहीं हटने देंगे। तो वही कहा कि फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। जो कदम भारत माता की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन कदम को मैंने कभी भी, चाहे सांसें रुक जाएं, चाहे नब्ज जम जाए, चाहे शरीर के भीतर का खून जम जाए, लेकिन मैं उन्हें रुकने नहीं दूंगा। यानी सैनिक कहते हैं कि फिर भी हमने अपने शरीर को जीवित रखा है और अपने कदम को आगे ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं। फिर देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। अब देखिए कहा जा रहा है कि वो सैनिक जिसकी नब्ज जम रही है ठंड से, जिसके शरीर में सांसें कुछ गिनी हुई बची हुई हैं, शत्रुओं की गोली और बंदूकों और तोपों की परवाह किए बिना तब भी वो आगे बढ़ता जा रहा है। उसी के लिए कैफी आज़मी ने कहा कि हमें गर्व है कि हमने अपने प्राणों का बलिदान दे करके भी हिमालय के मान सम्मान की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, अगर हमारा सर इस भारत माता की रक्षा करते हुए कट जाएं तो हमें एक बूंद भी दुख नहीं होगा, एक क्षण के लिए भी हमें दुख नहीं होगा। लेकिन सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, लेकिन हिमालय का सर कभी भी हम झुकने नहीं देंगे। हिमालय के मान सम्मान की हम रक्षा करेंगे। ये सारी बातें किसके मुख से कहलवा रहे हैं कैफी आज़मी? हमारे सैनिकों के मुख से। हमारे सैनिकों की ये सोच है कि हमें भले ही सर कटाना पड़ जाए, लेकिन हम हिमालय का सर कभी झुकने नहीं देंगे। इन भावनाओं के साथ चोटियों पर, बर्फीले स्थानों पर, जहाँ न खाने की ठिकाना, न रहने की जगह, वहाँ का जो तापमान है कितना कम होता है, उसे सोच के भी रूह कांप जाए, और उसमें हमारे सैनिक अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस भारत देश की रक्षा का कार्य करते हैं। तो उन्होंने कहा सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। तो उन्होंने कहा कि हम अपने प्राणों का बलिदान देकर भी हिमालय के मान सम्मान की हम रक्षा करेंगे। फिर अंत में क्या, इसके बाद क्या कहते हैं? मरते मरते रहा बांकपन साथियों, और प्राण भले चले जाएं, लेकिन हमारे भीतर का जो जोश है, बांकपन, ताकत, जोश, मरते मरते रहा बांकपन साथियों, कि प्राणों के अंतिम सांस तक भी हमारे भीतर जो जोश है, जो ताकत है, जो हमारी हिम्मत है, उसे हम तनिक भी कम नहीं होने देंगे, तनिक भी धीमा नहीं होने देंगे। इसलिए उन्होंने अंत में कहा कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये देश, ये भारत माता की रक्षा का भार अब तुम्हारे हवाले है। यानी उस सैनिक ने, जो सैनिक अपने प्राणों की बलि दे रहे थे, वे सैनिक अपने पीछे आने वाले सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि मेरे साथियों अभी ये काम अधूरा है, इस काम को पूरे करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है,
और उस काम में तुम्हें पीछे नहीं हटना है। तुम्हारे अंदर वो जोश है, वो ताकत है कि तुम कभी भी हिमालय का सर बिना झुकाए अपने कार्य को पूर्ण करते हुए इस भारत माता की रक्षा का भार कर संभालोगे। तो यही कहा गया है कि अब देश की रक्षा का दायित्व मैं तुम्हारे कंधों पर छोड़कर इस दुनिया से विदा हो रहा हूँ। सैनिक कहता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर डाल रहा हूँ कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मेरे मित्र, मेरे साथियों, अब ये वतन, ये देश, ये भारत माता की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। तो यही बात कैफी आज़मी कविता की पंक्तियों के माध्यम से सैनिकों के हृदय की बात हमें और आपको सुना रहे हैं। तो देखिए कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर कवि ने खींचा है। तो इसका जो विशेष सौंदर्य लिखा जाएगा, सबसे पहले तो आप इसमें लिखेंगे कि यहाँ पर भारत माता की रक्षा के लिए देशवासियों को एक तरह का संबोधन किया गया है। सैनिकों के माध्यम से एक ही संबोधन गीत है, जागरूक करने वाला, जागृत करने वाला ये गीत है। और कैफी आज़मी की जो ज़ुबान थी वो उर्दू थी, तो उर्दू शब्दों की बहुलता होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि इनकी ज़ुबान ही जो थी वो उर्दू थी। तो इन्होंने अपने इस गीत में उर्दू शब्दों को भरमार कर दी, शब्दों की भरमार कर दी है। और दृश्य कहाँ का है? ये दृश्य है रण क्षेत्र का, रण के क्षेत्र का दृश्य है। तो अब कविता का जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य जो सबसे सुंदर सा बना है वो है इसमें वीर रस की प्रगाढ़ता है। यानी कविता में वीरता का भाव भरा है, जिसको पढ़ने से आपके अंदर जोश आ जाएगा कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस गीत को पढ़ते ही आपके भीतर एक जोश का भाव आएगा। वही जोश जो है उसी को कहते हैं सौंदर्य के रूप में वीर रस का भाव, यानी कविता में वीर रस का भाव है। और चूँकि उन्होंने अपनी बात देशवासियों के प्रति सैनिकों के माध्यम से बताई है, संबोधन किया है, तो इसकी जो शैली होगी वो संबोधन शैली हो जाएगी कि मतलब वो बात कह रहे हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये संबोधन शैली में लिखा हुआ गीत है, बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, साथियों के माध्यम से देशवासियों की जिम्मेदारियां जता रहे हैं, बता रहे हैं। तो संबोधन शैली का मर्म स्पर्शी, हृदय को छू जाने वाला वर्णन किया गया है। फिर देखिए यहाँ कहा है ना कि मरते मरते रहा बाकपन साथियों, शब्द आया है मरते मरते। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि एक शब्द जो है जब 2 बार आ रहा है और भाव की अभिव्यक्ति के लिए आ रहा है तो ये पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। फिर जो अलंकारों की जब कड़ी की बात हो रही है तो और बता दें आपको, इसमें एक यहाँ पर देखिए, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कदम को अनुप्रास हो जाएगा। फिर सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, सर हिमालय का, और देश की आन बान और शान की बात आ गई। सर हिमालय का यानी हिमालय हमारे लिए आन बान और शान का प्रतीक है, तो उसकी इज्जत और सम्मान के लिए हम अपना सर तो कटा सकते हैं। तो ये प्रतीकात्मक भाषा हो गई। हिमालय के माध्यम से हम प्रतीकात्मक भाषा के रूप में बात कर रहे हैं अपने सैनिक भाइयों के लिए, अपने देशवासियों के लिए। तो यहाँ पर ये प्रतीकात्मक भाषा का भी प्रयोग किया गया है। तो मुझे उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं दूसरे अनुच्छेद पे बढ़ती हूँ और दूसरे अनुच्छेद को अब आपको पढ़ाऊँगी। दूसरा अनुच्छेद इस प्रकार है,
जिंदा रहने का मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनको आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो एक शब्द आया है रुत रोज आती नहीं। रुत का मतलब ऋतु, मौसम, समय, कुछ भी कहिए। फिर दूसरा शब्द आया है हुस्न और इश्क। तो हुस्न का मतलब होता है सौंदर्य और इश्क का मतलब होता है प्रेम। रुसवा का मतलब बदनाम करना होता है। खून कहा गया है खून के लिए, रक्त के लिए। तो मैंने ये उर्दू शब्दों के अर्थ आपको बता दिया। अब इसके भावार्थ को बताती हूँ। प्रसंग वही है कि हमारे सैनिक, भारत चीन के युद्ध में हमारे सैनिक जो हैं प्राणों की बाजी लगाकर भारत की रक्षा के लिए निम्नतम तापमान में भी अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश की रक्षा का भार अपने कंधों पे लेकर अपने प्राण दे देते हैं। और मरते मरते भी उनके अंदर एक भी सांस बची रहती है तो ये जिम्मेदारी वो अपने साथियों के कंधे पर डाल देते हैं कि अभी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है, जो दायित्व मैं छोड़ के जा रहा हूँ उसको पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं जिंदा रहने का मौसम बहुत है मगर। अब देश की रक्षा के लिए शत्रुओं से मुकाबला करते हुए घायल सैनिक देशवासियों से कहने लगता है कि मनुष्यों को, हम लोगों को समय बिताने के लिए, जिंदा रहने के लिए तो बहुत समय मिलेगा। अगर देश की रक्षा करके हम जिंदा रहेंगे तो शान से रहेंगे। तो जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, कि अगर हम खाली रहना चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो तो ऐसे मौसम तो बहुत मिलेंगे, बहुत जीवन हम गुजार सकते हैं, लेकिन जान देने की रुत रोज आती नहीं। प्राणों की बाजी लगाने का समय रोज रोज नहीं मिलता। देश के नाम प्राण न्यौछावर करने का मौका बार बार नहीं आता। तो बार बार ये अवसर नहीं मिलेगा। फिर आगे क्या कहते हैं देखिए, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे। फिर उन्होंने कहा कि प्राणों की बाजी लगाने का अवसर तो बार बार सबको नहीं मिलता है। देश के लिए कुछ करने, बलिदान देने का अवसर बार बार मिले ऐसा संभव नहीं है। अपनी जान बचाता फिराता अपने सैनिकों को कहता है कि हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे। अगर हम सैनिक हैं तो देश के प्रति, देश के सौंदर्य के प्रति हमारा अपना प्रेम होना चाहिए। अगर हम देश के सौंदर्य के प्रति, उसके रक्षा के कार्य के प्रति अगर हमारा उसमें प्रेम नहीं है तो हमने उसके सौंदर्य, उसके प्रेम दोनों को बदनाम कर दिया, रुसवा कर दिया, मतलब बदनाम कर दिया। एक सैनिक होके अगर हम भारत माता के प्रेम और सौंदर्य की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारा सैनिक होने का कोई हक नहीं है। तो हम दोनों को रुसवा करें, मतलब हमने दोनों को बदनाम कर दिया। तो यही वो कहते हैं कि ऐसे सैनिकों की जवानी और जोश दोनों ही देश के सौंदर्य और प्रेम दोनों को कलंकित करेंगे अगर उसकी रक्षा नहीं कर सकते। वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं, यानी युवावस्था वो किस काम की, उस सैनिकों का जोश किस काम का है जिसके भीतर जान देने की ताकत न हो, जिसके भीतर खून बहाने की ताकत न हो, वो जवानी किसी कार्य की नहीं है। तो यहाँ पर सैनिकों के भीतर जोश भरने के लिए कैफी आज़मी ने कहा है कि वास्तव में सैनिकों का यह कर्तव्य है कि भारत माता की रक्षा करते हुए, उसके सौंदर्य, उसके प्रेम की रक्षा करते हुए उसके भार को अपने कंधों पर लेके चलना है। और
अगर हम सैनिक हैं और भारत माता की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी जवानी, हमारी ये युवावस्था व्यर्थ हो जाएगी। तो वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, वो युवावस्था किस काम की जिसमें खून की बूंद देने की ताकत न हो। आगे क्या कहते हैं देखिए, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिर उन्होंने कहा आज हमारी ये जो धरती है कैसी है, दुल्हन की तरह है, और इस दुल्हन की रक्षा करने का भार किसके कंधों पर है, हमारे सैनिकों के कंधों पर है, हमारे सैनिकों के कंधों पर है। ये दायित्व सैनिकों के कंधों पर है। तो सैनिक कहता है कि मैं तो इस देश को छोड़ के अब जा रहा हूँ, मेरी कुछ सांसें ही अब सीमित बची हैं, लेकिन अभी ये दायित्व पूरा नहीं हुआ। ये इस धरती को जो दुल्हन की तरह है, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, इसलिए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हे मित्र, अब ये देश का दायित्व तुम्हारे कंधों पर मैंने डाल दिया है, इसको संभालना, इसकी रक्षा करना तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। तो यही यहाँ पर कवि कैफ़ी आज़मी ने समझाने की कोशिश की है। अब देखिए इसका सौंदर्य फिर वही मैं आपको समझाऊंगी। करीब करीब भावाभिव्यक्ति बिल्कुल वही है जो पहले अनुच्छेद में थी, ठीक वही रण क्षेत्र की भूमिका दृश्य, प्रतीकात्मक दृश्य, धरती को दुल्हन की तरह देखकर एक प्रतीक बनाया गया है कि जैसे दुल्हन को सजा संवार के डोली के भीतर रख कर ढक कर के चारों ओर से घेर कर ले आया जाता है रक्षा के साथ, ठीक वैसे ही इस भारत माता को जो दुल्हन की तरह है उसकी रक्षा करने के लिए हमारे सैनिक चारों ओर से इसको घेर कर अपना दायित्व समझते हैं, इसकी रक्षा का भार अपने कंधों पर लेते हैं। वही दृश्य यहाँ पर कैफ़ी आज़मी ने दिखाया है और कहा है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो दृश्य वही है कि घायल सैनिक की अंतिम इच्छा है कि जिस कार्य को मैं अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ, उस देश की रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है वो। तो यही ये समझाना चाहते हैं। और कैफ़ी आज़मी की भाषा कभी भी पूछी जाए तो आप कहेंगे खड़ी बोली उर्दू मिश्रित, खड़ी बोली उर्दू मिश्रित। उर्दू की ज़ुबान होने के कारण इनकी खड़ी बोली में उर्दू का समावेश है। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। रण क्षेत्र का दृश्य है, आपको पता है, वीर रस होगा क्योंकि युद्ध क्षेत्र की कहानी इसमें रची गई है। इसमें युद्ध क्षेत्र की बात कही जा रही है, तो कवि ने उसी दृश्य को आपको दिखाया है अपने शब्दों के माध्यम से। तो रस कौन सा हुआ, वीर रस हुआ। शैली भी वही होगी जो ऊपर के अनुच्छेद में मैंने बताई है कि संबोधन शैली जो हृदय को छू जाए। अब देखिए रुत रोज आती नहीं, एक लाइन आई है ऊपर कविता में कि रुत रोज आती नहीं। तो रुत रोज में रवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। फिर आगे आया यहाँ जवानी जो, तो जवर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास होगा। फिर उसके बाद है धरती बनी है दुल्हन साथियों, ये आपके सामने पंक्ति दिखाई दे रही है, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, यानी इस धरती का मानवीकरण कर दिया गया है। कवि ने धरती को दुल्हन बनाया है, तो ये मानवीकरण हुआ, मानवीकरण अलंकार है। तो इस तरह से कवि ने खून से रंगी धरती को दुल्हन के श्रृंगार के रूप में देखते हुए भाषा में एक प्रतीक मान करके, दुल्हन का प्रतीक मान के धरती को सजा संवरा दिखाया है और उसकी रक्षा का भार सैनिक साथियों के ऊपर डाल दिया है, ये कह के कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो देखिए कैफ़ी आज़मी ने कितने सुंदर ढंग से भारत माता की रक्षा की जिम्मेदारी
हमारे सैनिकों के कंधे पर डालकर कितने सुंदर ढंग से कहा है, ताकि उस कविता को सुनते ही सैनिक तो सैनिक, सामान्य व्यक्ति के भी खून में उबाल आ जाएगा। ऐसी पंक्तियाँ, ऐसे शब्दों का प्रयोग कैफ़ी आज़मी ने किया है, तो कि देश की रक्षा का भार हमारे कंधों पर है। तो यहाँ पर इन्होंने कितने सुंदर ढंग से कहा है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि हम तो अपनी जान फिदा करके इस देश को छोड़ करके इस धरती माँ की गोद में भीतर समाने जा रहे हैं, मगर धरती माँ के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए अब ये धरती तुम्हारे हवाले है, इसकी रक्षा का भार अब तुम्हारे हवाले है। तो यहाँ पर कवि ने यही बताने की कोशिश की है। तो मैंने आपको कैफ़ी आज़मी का लिखा कर चले हम फिदा स्पर्श भाग 2 का पाठ 8 का 2 अनुच्छेद पढ़ाया है, और अभी आपके 2 अनुच्छेद और शेष बचे हैं। पहले आप इतने अंश को भली प्रकार समझ लें, ताकि कोई भी कठिनाई आपको समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकें। उर्दू शब्दों के प्रयोग के कारण कहीं कहीं कुछ कठिनाई भावाभिव्यक्ति के में आपको हो सकती है, तो मैंने आपको कुछ जो उर्दू शब्द बहुत कठिन मुझे समझ में आया कि आपके लिए होंगे, जैसे पहले वाले में नब्ज़ था, गम मतलब दुख होता है, बांकपन मतलब तेज़ी होती है, जोश होता है। फिर दूसरे वाले में रुत आया, रुत शब्द आया था, ऋतु या रुत या समय कहिए। हुस्न आया है, हुस्न का मतलब सौंदर्य होता है। इश्क शब्द आया है, इश्क का मतलब प्रेम होता है। और रुस्वा शब्द आया है, हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे। रुस्वा का मतलब होता है बदनाम करे। तो ये शब्द थोड़े से उर्दू ज़ुबान के होने के कारण कविता में आपको कठिन लग सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अर्थ और भावार्थ दोनों बताया, जिसके कारण मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों अनुच्छेद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। भाव वही है भारत चीन के युद्ध का, तो आपके भीतर उस युद्ध की याद ताज़ा करके मैंने आपको अभी ये 2 अनुच्छेद पढ़ाए हैं। शेष बचे हुए 2 अनुच्छेद के साथ मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।